हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से जो है एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके पूरे आंसर बताएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आपको पता कौन सी वैकेंसी इस समय निकली हुई है, ग्राम पंचायत अधिकारी की निकली हुई हैं। और वीडियो का जो है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर बोलचाल में एक ही बोल देते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी, और वीडियो एक ही है। ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों में अंतर है। देखो, जब दोनों के नाम में अंतर है तो पद भी अलग होगा, लेकिन वैकेंसी जो हैं वो इस समय आई हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी की आई हुई हैं। आप चैनल पर एक वीडियो जाके देख सकते हैं। और वीडियो का जो है इस समय री एग्ज़ाम होने को है। कौन से वाले साल का? 2018 में हुआ था वीडियो का एग्ज़ाम, वो कैंसिल हो गया था किसी वजह से। अब वो 2023 में जून में होने वाला है। तो इसकी संबंध में जो है मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी का जिनने फॉर्म भर दिया है वो भी पढ़ते रहें। उनके एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, और सिलेबस भी तभी बताया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है पूरे उनके नोटिस में। और पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का वो भी, लेकिन पैटर्न जो होगा वीडियो जैसा ही होगा, आपको बता दूँ मैं। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम, ये पूरी परीक्षा का लिखा है, व्याख्या सहित जो है हल प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हिंदी के आपको पता 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन किसके आते हैं? जीएस के आते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर सब कुछ आता है। तो देखिए दोस्तों, खेल जो होगा वो 50 जीएस के क्वेश्चन में ही होगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, व्यक्ति ना हिंदी भी तैयार कर लेगा 50 नंबर की, है ना, और 50 नंबर की रीजनिंग तो ज़्यादातर बच्चे कर लेंगे। लेकिन जो 50 नंबर का जीएस है, बस यहीं पे खेल होगा। जो यहाँ पे इंटेलिजेंट है, समझ लीजिए उसी का नंबर आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस चीज़ में याद रखिए कि आप हिंदी अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, जीएस वो रीजनिंग तो सभी की ज़्यादातर होती है, और आप अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जीएस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको क्या करना है? करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी जो इकोनॉमिक्स से संबंधित वो भी करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं, जियोग्राफी करंट अफेयर से जुड़ी हुई आती है, पॉलिटी भी ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत से करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं। बस हिस्ट्री ऐसी है जो आपकी पुरानी ही आती है ना। तो बस करंट अफेयर को अपडेट रखिए, बिल्कुल डेली देखिए कोई ना कोई वीडियो, जिससे कि आप करंट अफेयर डेली अपडेट होते रहें। और जिनका वीडियो का री एग्ज़ाम है, तो जून में एग्ज़ाम है, तो आप समझ लीजिए मार्च या अप्रैल तक का जो है, अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर, पिछले एक साल का आप बिल्कुल रट लीजिए। एक साल तो नहीं तो 6 महीने का तो रट ही लीजिए, ठीक है। उससे आएंगे क्वेश्चन। तो अप्रैल 2023 तक का, यानी कि पिछले, आप अगर अक्टूबर से अप्रैल तक, मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर से अप्रैल तक का अगर आप करंट अफेयर याद कर लेते हैं, तो ये जो जून में परीक्षा है उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देरी ना करते हुए दोस्तों, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स सोच रहे हैं क्वेश्चन बताएं पहले किस में क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें हिंदी और रीजनिंग तो वैसे ही हैं जैसे सब होते हैं, लेकिन जीएस के क्वेश्चन पुराने होंगे, तो आप समझ जाइएगा, बस पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि जीएस के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं वो किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो उससे बिल्कुल घबराइएगा मत। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में चुने, ठीक है। तो कर्कश का विलोम आपको चुनना है। तो कर्कश माने होता है जो आपको कहते नहीं, ये मुझे खरक रही है ये चीज़, खुरदुरी चीज़ के लिए, तो इसका होगा मधुर। यानी कि कहते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है, कान में चुभ रही है, और कहते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है, तो है कर्कश का अपोजिट मधुर होगा। जबकि कठोर का अपोजिट जो होगा वो होगा कोमल, और विवेकी का अपोजिट होगा अविवेकी, और विनम्र का अपोजिट होगा धृष्ट। ये लिखा है, ठीक है, धृष्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे, नंबर 2 और नंबर 3, इनके लिए एक उचित विकल्प चुनना है। वाक्यांश पूरा दिया है। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका, इंद्र की बात हो रही है, इंद्री की बात नहीं हो रही है, इंद्रियों की बात नहीं हो रही है, इंद्र की बात हो रही है, इसको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो इंद्र पर विजय कर लेगा वो इंद्रजीत होगा, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो जितेंद्रिय। जबकि हमारी 5 इंद्रियों के अलावा भी बहुत सी इंद्रियां होती हैं, 5 हमें नॉर्मली ही पता होती हैं, ठीक है। तो जितेंद्रिय कहते हैं, याद रखना, इंद्रियों वाले को जितेंद्रिय कहेंगे, और इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहेंगे। अब इसमें भी यही है, उच्च कुल का में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो उसे कुलीन व्यक्ति कहते हैं कुलीन व्यक्ति है, ऊंचे कुल का पैदा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। दीर्घायु का मतलब क्या है? कि लंबी उम्र दे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ कि अर्थ के आधार पर इसका भेद क्या है। तो इसका भेद है इच्छावाचक, यानी कि उनकी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, ठीक है। तो इसे इच्छावाचक वेद कहते हैं। इसमें इच्छा, स्तुति, आशीर्वाद दिया जाता है, तो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इस चीज़ से श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश माने क्या होता है कि कहते हैं नहीं, श्री गणेश कीजिए इस काम को, यानी कि प्रारंभ कीजिए, और समाप्त करने को क्या कहते हैं? इति श्री कीजिए,
तो ये इतिश्री, ठीक है, इसका उत्तर है। तो ये आप वैसे भी याद कर लीजिए, जिसमें श्री गणेश पहले लगा है तो ये इसकी प्रारंभ है, और श्री बाद में लगा है तो यानी कि इतिश्री है, ठीक है। ऐसे आप रट लेंगे तो रटा रहेगा, वैसे आप भूल जाएंगे। फूल का पर्यायवाची नहीं है इसमें। सुमन को फूल कहते हैं, पुष्प को भी कहते हैं और कुसुम को भी कहते हैं, लेकिन तनुजा को नहीं कहते, ठीक है। तो सुमन, पुष्प, फूल, इन सब के इसके और भी पर्यायवाची हैं। पुष्प के यहाँ पे दिए हैं प्रसून है, लतांत्र है, मंजरी है, गुल है, जबकि तनुजा माने क्या होता है, बेटी या पुत्री होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा किस रस को रसराज कहा जाता है। रस आपने पढ़े होंगे, श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ये क्या है? ये इसका मतलब क्या है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में शांत रस है, ठीक है। यानी कि मन आपका एक कागज़ का पुतला है और जरा सी बूंद लगेगी तो ये क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो किस बात का तुम गर्व कर रहे हो? यानी कि शांत रहो, अपने मन को जो है ईश्वर में लगाओ, ठीक है। ये है, तो ये इसका ही उत्तर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पूरा हाँ लिखा है, ये पूरा, इसको क्या ज़रूरत है? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? आपने दोहा, सोठा, रोला पढ़ा ही होगा और चौपाई भी पढ़ी होंगी। तो चौपाई कहते हैं उसे, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लघु गुरु जो होती है मात्राएं होती हैं, आपको पता ही होगा। लघु को हम ऐसे दर्शाते हैं, गुरु को ऐसे दर्शाते हैं। जब हम कुछ ये ऐसे करके लिखा है तो इसमें ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये लघु की मात्रा है तो इसमें ऐसे दर्शाएंगे। ये बड़े ऊ की मात्रा है तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ये ऐसे दर्शाएंगे इसे। ये बड़े ऊ की मात्रा है, बड़ी मात्रा है। बड़े अक्षरों की मात्रा जो होती हैं वो डबल मात्राएं कहलाती हैं, ठीक है। इस तरह का आपने पढ़ा होगा, ये उसी को लेकर है ये हिंदी में। और जो इन सबको हम गिन लेते हैं, ये एक मात्रा कहलाती है, 2, तो ये टोटल 3 मात्राएं हो गई। इसी तरह से इनको गिनते हैं तो टोटल जो एक लाइन में कितनी मात्राएं हैं, तो इसको लेकर आइए। तो इसमें 18, अगर 16-16 मात्राएं हैं तो वो क्या कहलाती है? चौपाई कहलाती है। चौपाई रामचरितमानस में है ही। अब ये देखो रामचरित लिखा है तो रामचरितमानस से ली है, तो वहाँ सब चौपाई हैं ज़्यादातर। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताओ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची जो है वो सभी हैं। पारिजात भी कहते हैं, देव वृक्ष भी कहते हैं उसे, कल्पतरु भी कहते हैं, और देवद्रम भी कहते हैं, मंदार भी कहते हैं, हरिचंदन भी कहते हैं, कल्प प्रद्रुम भी कहते हैं। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। हिंदी में आदि जननी क्या है? आदि जननी जो है वो संस्कृत को कहते हैं, क्योंकि जो हिंदी भाषा का विकास है वो संस्कृत से ही हुआ है, इसीलिए इसे आदि जननी कहते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में आ सकता है। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है इसी टाइम में, ठीक है। पखवाड़ा का मतलब 1 सप्ताह के लिए, नहीं 15 दिनों के लिए। पखवाड़ा मतलब क्या होता है? 15 डेज़ के लिए पूरा मनाया जाता है, ठीक है। दिन और रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इन वाक्यों में रेखांकित शब्द, जो रेखांकित है अध्ययन की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इस अध्ययन में क्या गलत लिखा है? तो दिन और रात अध्ययन करके की वह प्रथम, शुद्ध वर्तनी यह है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। तो इसमें उत्तर जो है इसका बी होगा, अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है, इसमें हलंत नहीं लगा इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द आपको मैंने पहले ही बता रखे हैं। अविकारी शब्द जितने भी होते हैं वो अव्यय होते हैं। पिछली वीडियो में आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। तो जिन शब्दों, यहाँ पे लिखा है, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, आप कोई भी उसमें लगा दीजिए, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये सब अविकारी शब्द होते हैं। इन्हीं को हम अव्यय भी कहते हैं। इनके 4 भेद लिखे हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिक बोधक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग रहता है, तो 33 है, याद रखना, ठीक है। वह व्यंजन पूछ रहा है, स्वर नहीं पूछ रहा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर और उत्तर जो है विकल्पों में से आपको चुनना है। तो इस काव्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले दे कर जीना क्या जीना बस कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा वहाँ युगों तक खून पसीना।
तो कवि क्या प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ पे उत्तर है कि रुकावटों को ठोकर मारने के लिए वो प्रेरणा दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, रुकावटों को अपने ठोकर मारो। ठीक है, इसमें ऐसे ही आप जब इसको इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या दिया है, तो कायर का अर्थ दिया है समझौतावादी, कि समझौता क्यों कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी वन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है, तो ये क्यों कहा है, इसलिए कायर मनुष्य का जीवन जो होता है वो व्यर्थ होता है, इसलिए कहा है कि कायर मत बनो, चाहे और कुछ बन जाओ। ठीक है, इस तरह से आप याद करते रहिए। पाहन शब्द का पर्यायवाची, पाहन शब्द का पर्यायवाची जो है वो होगा पत्थर। ठीक है, पत्थर होता है पाहन शब्द का पर्यायवाची। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो उन्होंने कहा है किस प्रकार का समझौतावादी जीवन जो है कायर जैसा वो व्यर्थ है। आप समझौता करके अपना जीवन जी रहे हो। इस समाज में पहला पद जो है संज्ञावाचक अगर होता है तो वो क्या कहलाता है, आंख बंद करके आप बता देंगे। द्विगु समाज होता है, जैसे त्रिफला है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, जिनमें पहला अक्षर जो है त्रिफला, देखो त्रि जो है वो नवग्रह है, नव में 9 जो है, ये सब क्या है, अंकों की पहचान है। अंक तो कहलाते त्रि माने 3, नव माने 9। राजपुत्र में कौन सा आपको पता है, तत्पुरुष होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें का क्या लगा है, का जो है कारक लग गया, कर्ता ने कर्म को करण से है ना। तो ये चीज़ याद रखना, जब अगर समास में जिसमें जो होता है ये सब भूल जाओ कि कौन सा पद प्रधान है, कुछ नहीं। अगर उसमें कारक है, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से, तो इसमें केवल 2 प्रकार के छोड़ दिए जाते हैं, एक कर्ता और एक संबोधन वाले। 2 छोड़कर जितने भी कारक लगे होंगे, अगर वो उसे हम खोलेंगे उसको समास को, तो उसमें जैसे राजा का पुत्र, रोग से ग्रस्त, इसमें तृतीय षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें तृतीया है। कर्ता ने कर्म को करण से वाला लगा है ना, आपने पढ़े होंगे कारक, तो वो तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल को तुम्हें चुनना है। तो खेद, जटिलता, कठिनाई, समस्या, तो ये जो होगा इसका खेद गलत होगा। खेद माने तो दुख होता है, किसी के प्रति दुख व्यक्त करना, खेद जताना, और जटिलता, कठिनाई, समस्या ये सेम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24वां है, ये पूरा लिखा ही हुआ है। 23वां क्वेश्चन है, फिर 24वां है ये। अच्छा, 23 में लिखा होगा, 2 क्वेश्चनों में पता करना, 23 और 24 में। 24 में भी इसमें बेमेल छांटना है। घर, परिवार, बच्चे, प्रियजन, तो इसमें क्या चीज़ अलग है, तो इसमें जो है वो हमारा घर जो है वो भिन्न होगा, जबकि परिवार में भी सदस्य होते हैं, प्रियजन भी हमारे सदस्य होते हैं, बच्चों में भी सदस्य होते हैं, लेकिन घर एक घर होता है, मतलब मकान भी कह सकते हैं। जिस समास में पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है, तो अव्ययीभाव समास होता है, ये आपको पता ही है। जैसे कि होता है प्रतिदिन, तो दिन 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 बोलेंगे उसे, तो इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। यथार्थ में जैसे अर्थ के अनुसार बेकार, बिना काम का, तो ये अव्ययीभाव समास होता है। रट लेना समास सारे, संधि रट लेना सारी, और उसके साथ साथ सारी वर्णमाला रट लेना दोस्तों, ये सब इनमें से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ठीक है, संधि, समास, वर्णमाला, अनेकार्थी और विपरीतार्थी, ये सब। निम्न भक्ति काव्य में प्रमुख कवि कौन है, 26 से 29 तक के सवाल जो हैं इसी से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो निर्गुण के आपको पता है कि कबीर हैं। कबीर ने कभी भी किसी एक विशेष ईश्वर या विशेष धार्मिक या इन सब चीज़ों को नहीं माना, और मूर्ति पूजा वगैरह जब तक को इन सब के विरोधी रहे वे। ठीक है, निराकार ब्रह्मा की वो उपासना पर महत्व देते थे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, आपको पता ही है। हिंदी को राजभाषा के भाग 17 में है, 343 अनुच्छेद के तहत है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आप जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी उससे पता है, भाग 17 में दी है, अनुच्छेद 343 में दी है। और आप इसके साथ साथ बताएंगे अनुसूची कौन सी अनुसूची में दी है। ठीक है, अनुसूची कौन सी है, उसमें भी हमारी भाषा के बारे में बताया गया, 22 भाषाओं के बारे में, कौन कौन सी 22 भाषाएं, ये सब आप बताना, ये याद होना चाहिए, आएगा आपका करंट अफेयर यानी कि जीएस में। कामायनी के रचयिता कौन है, आप सबको पता ही है, जयशंकर प्रसाद, आंख बंद करके बता सकते हैं। इनकी और रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। ठीक है, और चंद्रवत दाई इसके जो है रचयिता हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं और हैं, बीसल देव रासो जो नरपति नाहल्हा ने लिखी, परमाल रासो जगनिक ने लिखी, विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखी। ये तीनों ही, और ये चौथी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आती है परमाल रासो भी आ चुकी है, विजयपाल रासो भी मैंने दूसरे एग्ज़ाम में देखी है, तो ये रट लेना किसने लिखी है, कौन से टाइम की है, सब इसमें दिया हुआ है।
आपका रिवीजन भी चल रहा है इसके साथ, ठीक है। अब 30वां क्वेश्चन आ गया। 30वें क्वेश्चन में क्या है, अलंकार पूछा है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें कौन सा है बताइए, कौन सा अलंकार आप बताइए। तो इसमें जो अलंकार दिखा रहे हैं तो ये मानवीकरण अलंकार है। अलंकार आपने पढ़े होंगे रूपक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास, लेकिन मानवीकरण बहुत से कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाता है, निर्जीव वस्तु को मानवीकरण कर दिया जाता है, उसे मानवीकरण। निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो मानवीकरण होता है, जैसे मानव जैसा उसे मान लेते हैं, ठीक है। संध्या को जो है एक सुंदर परी का रूप इसमें दिया गया है, शाम को सुंदर परी जैसा, तो इसलिए। हिंदी शब्दकोश में शाह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, वर्णमाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। शा, सा, हा, छा, हा के बाद, मतलब किस क्रम के बाद आता है। तो आप बताइए कि अच्छा, शब्दकोश का पूछा है, डिक्शनरी में पूछा है। डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में भाई जो छा बनता है वो संयुक्त व्यंजन है, आपको पता है। तो जब संयुक्त व्यंजन है तो ये किस किस से मिलकर बना है, तो ये बना होता है का और प्लस सा से, इससे मिलकर ही तो बना है, का और शा से। तो इसमें आधा का होता है और पूरा शा होता है, तो का क्या होगा ये, ठीक है, का, ठीक है। तो का के बाद आएगा, छा का क्रम क्या आएगा, किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये आधा का को लेकर है इसलिए। तो इस चीज़ को याद रखना, संयुक्त व्यंजन किस किस अक्षर से मिलकर बने हैं, याद रख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। यहीं पे ये बताया है। खग जाने खग की ही भाषा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है क्या मतलब है, तो इसमें बताओ। इसका उत्तर तो आपको पता ही है, खग जाने खग की ही भाषा है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरों को सराहते ही हैं, एक सी वाले हैं, कहते हैं ना, गूंगे की माँ गूंगे की माई जाने गूंगे की भाषा। अब इसमें क्या है, नीचे दिए गए वाक्य में पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, और जिनमें के बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाकर सही वाक्य आपको बताना है। जैसे कि ये पूरा है, दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म पर्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, सही क्रम लिखा है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। इस तरह से इसको पूरा वाक्य में, ये जितनी भी लाइनें दी हैं ने वाक्य में बदल दिया है, ठीक है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ये लिखा है इन्होंने। तो इसका उत्तर यहाँ पे इन्होंने सी बताया। कौन सा पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, पहला और आखिरी तो उन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस में बताया कि पहला और आखिरी जो है इसमें वो सीक्वेंस में लगे, पहला आएगा या आखिरी, लेकिन ये बीच के 4 थोड़े अलग हैं, इनको सही से लगाना था, तो यहाँ पे लगा के इन्होंने बता दिया है, ठीक है। अक्ल का दुश्मन क्या होता है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका होता है महामूर्ख। तुम तो अक्ल के दुश्मन हो कहते हैं, महामूर्ख को कहते हैं। अगला है वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण जो भाग है का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कर दीजिए कि डी है इसमें, ठीक है। तो ए के लिए क्या है, धनवान को की जो आपका वाक्य लिखा है उस वाक्य में जो है क्या क्या गलती है, जैसे धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो इसका आपको पता है इसमें कहाँ पे होगा, ये होगा बेकार। बेकार और व्यर्थ क्यों दे दिया दोनों एक साथ, तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, तो बेकार जो है बी वाला जो है इसमें वो है, इसमें ये नहीं होना चाहिए था। दिए गए शब्दों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है वो बताना है। तो सच्चिदानंद जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है और सब गलत हैं। सर्वोत्तम गलत है, इसमें आदता नहीं लगा, ये सांसारिक होता है, और ये कीर्ति में तामे छोटी की मात्रा ऐसे करके लगती है, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है उपसर्ग का, उपसर्ग और प्रत्यय मैं आपको बता चुकी। उपसर्ग माने जो किसी शब्द के आगे या लग के उसका मतलब बदल दे, और प्रत्यय माने पीछे लगकर उसका मतलब बदल दे। तो क्या होगा, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग कब होता है, शब्द के आदि में। आदि में माने प्रारंभ में, आगे। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में जुड़ता है। जैसे कि पराजय, जैसे जय में अगर हमने परा जोड़ दिया, परा पहले जोड़ दिया और जय, तो परा जो है वो उपसर्ग है। परा क्या है, उपसर्ग है, पहले जुड़ गया और मतलब भी बदल दिया। जय माने होता है विजय हो जाना, पराजय माने हमें हार जाना।
ठीक है, यहाँ पे यही दिया है। मिठास शब्द में किसका प्रत्यय, देखो प्रत्यय माने पीछे लगना है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का पूर्व प्रयोग होता है, तो ये आपको पता ही होगा, मिठास। मिठास जैसे ऐसे लिखा है मिठास, तो इसका अर्थ होगा मीठा प्लस आस। तो आस जुड़ा है इसमें, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तभी मीठी चीज़ के लिए मिठास हो गया। तो यहाँ पे आस जुड़ा हुआ, प्यास, निकास, इनमें सब में आस जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को। सत्याग्रह का देखो संधि विच्छेद करो, तो सत्याग्रह के क्या होगा, सत्याग्रह का होगा सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने किया था सत्याग्रह, तो सत्य के लिए उन्होंने आग्रह किया था कि हम जो सत्य बोल रहे हैं वो हम पूरे आग्रह के साथ बोल रहे हैं कि हमें हमारा देश चाहिए, आप उस पर गलत गलत राज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। तो संधि विच्छेद इसमें सत्य प्लस आग्रह होगा, ये इसका सही है। और ये दीर्घ संधि है, ये भी याद कर लेना, क्योंकि इसमें छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर बड़ा आ बन जा रहे हैं, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी याद रखना। स्वर की 5 संधियाँ होती हैं। 2 वर्णों के मेल होने से क्या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, उसे हम संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण माने अक्षर, जब 2 वर्णों को हम मिलाते हैं आपस में, तो जो मेल होता है उसके बाद, या जो उनको अलग अलग करते हैं, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम, लेकिन 2 शब्दों को जब मिलाते हैं तो वो समास बन जाता है, याद रखना। शब्दों वाला समास है, वर्णों वाला संधि है, कन्फ्यूज़न ना होना बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा, 40 क्वेश्चन जो थे इसमें देखो 40 दिए थे हिंदी के, जबकि 50 हिंदी के आपके आएंगे इस बार, इसमें 40 ही दिए थे, तो आएंगे इसी तरह के। अब आ गए ये सामान्य जानकारी, यानी कि आपको क्या है कि जीएस आ गई है। ये क्या आ गई भाई, जीएस आ गई। अब जीएस में सब तरह के क्वेश्चन हुए। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, याद कर लेना, क्योंकि आपकी जॉब जो होगी वो ग्राम के संबंध में होगी, गांव के संबंध में, तो वहाँ नालियों की निकासी है और भी चीज़ें बनाने होंगी आपको, तो ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन आया है। तो 1 एकड़ इक्वल टू जो होता है 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आने की उम्मीद होती है। 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो था, इसको भी याद कर लेना, इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। स्थापना और राष्ट्रीयकरण दोनों अलग अलग हैं, इस चीज़ को याद रखना। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ये भी याद कर लेना, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में हुई थी इसकी स्थापना, तो अंग्रेजी इसके गवर्नर थे प्रथम। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, सारस, और इस समय इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम क्रॉच भी कहते हैं, क्योंकि सारस से संबंधित किसी के पास सारस मिला था किसी को। ऐसी एक यूट्यूब पे शायद वीडियो है इस टाइप की है। अब वो कानपुर में जो है उस सारस को लेकर कानपुर में जो है कानपुर चिड़ियाघर में रख दिया गया, उसकी पूरी सुरक्षा करी जा रही है उस सारस की। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई, तो ये है उत्तर प्रदेश ने की थी। इससे संबंधित और भी लेटेस्ट क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कर लीजिएगा। किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान के पद को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। किसी ग्राम पंचायत में अगर हमें उप प्रधान को हटाना है तो इसका उत्तर है 2/3। 2/3 सदस्य, यानी कि बहुत ज़्यादा, 1/3 और 2/3 आप खुद समझ जाइए, 3 हिस्से करे जाएंगे, उसके 2 भाग जो हैं वो इसके हटाने के लिए समर्थित हों। यानी कि अगर मान लीजिए 3 लोग हैं तो 3 में 2 लोग जो हैं उसके हटाने के समर्थन में हो तब। किसी शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। किस शहर को, किस शहर पूछा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपको पता है एनसीआर आपने देखा होगा, जो यूपी के एनसीआर क्षेत्र है ना, तो उसमें किसे नहीं किया गया है, तो अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, जो उसमें 4 ऑप्शन दिए उनसे पूछा गया है, करनाल, मुजफ्फरनगर और जींद हैं उसमें। ठीक है, तो हमारा भी एनसीआर क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये सब लिखा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणाबाद, फिर हरियाणा के ये हैं, ये सब आते हैं। और सब लिखे हुए, राजस्थान के भरतपुर और अलवर, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ज़रूर नहीं केवल यूपी के भी आए, दूसरे राज्यों के भी आते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान को दर्ज किया गया है,
तो क्लीन यूपी एंड ग्रीन यूपी वाला जो अखिलेश यादव ने चलाया था उस टाइम 2015 में, तब उनके ये उसको सम्मिलित किया गया था। लेकिन इस समय सरकार योगी जी की है, तो क्वेश्चन जो है ध्यान रखना है योगी जी की योजनाओं से संबंधित ज़्यादा आएंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है और जो लेटेस्ट में योजनाएं चल रही होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बच्चे उसी को लेकर अपडेट होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है आज भी क्योंकि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो इसलिए इसको रट लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है। तो एक दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किए हम, और इस बार योगी जी ने तो करोड़ों में लगाए हैं भाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो इसमें लिखा ही है कितनी ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश राज्य में जब प्रश्न ये पूछा गया था तो 52,890 के लगभग ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन जबकि वर्तमान में 58,000 के लगभग अब ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। तो ये 52,000 वाला इसका ऑप्शन ठीक हो रहा था उस दिन। निम्न में से ये अपडेट कर लेना इस क्वेश्चन को अभी भी आप, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये अभी भी है। तो बीपी सिंह जो थे वो 8वें देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन वो उप प्रधानमंत्री के पद पर कभी भी नहीं रहे, ठीक है। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, देवीलाल भी रहे और मोरारजी देसाई भी रहे थे, ठीक है। किस, और बीपी सिंह वाला क्वेश्चन आ भी सकता है कि ये भी आ सकता है कि देश का प्रधान जो उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री रहा, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो बीपी सिंह होगा। किस विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में, तो 60 कम से कम और 500 अधिक से अधिक, ठीक है, विधानसभा में, याद रखना। और ये कहाँ पे दिया है, ये विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के तहत दिया हुआ है। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या द्वितीयक नहीं है, क्या द्वितीयक, क्या अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय है, अद्वितीय नहीं है। तो अद्वितीय क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे 51 में देखेंगे तो आईपी जो एड्रेस है कंप्यूटर का नाम, दोनों ही आईपी एड्रेस और कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के संचार से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो आपको पता है ये ऑप्टिकल डिस्क होती है CD रोम, ठीक है। और ऑप्टिकल डिस्क द्वारा को दर्शाया जाता है, ये प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है। इस डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ का लेप लगाया जाता है। डिस्क में लिखने और पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है डिस्क पर, ठीक है। तो ये वो है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो हम फाइल बनाते हैं तो उसको जो है हाँ इस तरह से नाम .xls नाम दिया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आ सकता है ये क्वेश्चन अभी भी। तो इसका जो उत्तर है वो MS वर्ड है। MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र और ग्राफिक का निर्माण किया जाता है और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है, जबकि अन्य सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो रिमेनिंग है। लिनक्स है, यूनिक्स है, MS-DOS है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस का मतलब हम कुछ कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इससे हम प्रिंट निकालते हैं, जबकि स्कैनर में स्कैन करके कंप्यूटर में जाता है। माउस में कुछ हम क्लिक करते हैं वो भी कंप्यूटर, कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो भी कंप्यूटर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दी हुई है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक आता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, प्रकाशीय पेन है, स्कैनर है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे दिख रहा है वो इनपुट है। बार कोड रीडर है, माइकर है, मार्क रीडर है, डिजिटल कैमरा है, माइक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये सब है। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, मॉनिटर पे हमें बाहर की तरफ दिखता है, प्लॉटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, कार्ड रीडर होते हैं और टैप रीडर होते हैं, ठीक है। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने जैसे याद किया, 11 माने क्या होता है, 1 और 1 2 बच्चे है ना, तो 2 बच्चे होंगे, यानी कि 1 और 1 11, तो आपको याद कर लेंगे आप, और 11 जुलाई वैसे याद कर लीजिए।
निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता ही होगा, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है ना। निमोनिया में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसका उत्तर फेफड़े ही होगा। देखो फेफड़े है, लंग्स। ठीक है, याद रखना। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, जिसकी सर्वाधिक सीमाएं लगती हैं? तो इसका उत्तर है चीन। ठीक है, जिसमें 14 देश की सीमाएं शामिल होती हैं, जबकि भारत में 7 देश, ब्राज़ील में 10, कनाडा में 4। ठीक है, लेकिन चीन इतना बड़ा है कि उसके 14 देश उसके सीमा में आते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होती है 55 से 60%, और उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो इसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और न प्लाज्मा, इसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को भी इन्होंने कह दिया, जैसे जो ब्लड है, मान लीजिए ब्लड है, मैं आपको बता रही हूँ, ब्लड को हमने डिवाइड करेंगे प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। ठीक है, अब प्लाज्मा को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें प्लाज्मा में जो होगा 90% भाग जो होगा वो वाटर होगा, और 10% जो होगा वो प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लाज्मा में कितने % जल होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा कहीं पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें यह है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संगीत के किस उससे वाद्य यंत्र से उनका मतलब रहा है? तो इनका जो है संतूर से रहा है। ठीक है, किससे रहा है? संतूर से है। और ये संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है, ये भी याद कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आजकल आ रहे हैं, सीधे सीधे ना आके कि संतूर कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो आप कह देंगे कश्मीर का। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान जो है वो कौन सा होता है? आपको पता ही होगा, भारत रत्न होता है, जो इस वर्ष नहीं दिया गया, पिछली वर्ष भी किसी को नहीं दिया गया। इस वर्ष जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब आप देख लेना किस किस को मिले, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नोबल पुरस्कार भी देख लेना। तो भारत रत्न होता है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाता है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सूर्य का चित्र अंकित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना। ठीक है, ये कैसे हैं जो अपने से छोटे पद वाले को देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन भले ही पुराना है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा कि अभी कौन है। उस समय जो थे, तो इसमें जो है लिखा है पूरा कि कैलाश यादव थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, एग्ज़ाम के टाइम मृत्यु हो गई होगी, तो जो थे भूपेंद्र सिंह बना दिए गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आप देख लीजिएगा, अब वाले लेटेस्ट होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 64वें क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, ये 1937 से 1950 तक की बात है। ठीक है, और 1937 तो देखो ये स्वतंत्रता से पहले की बात है, लेकिन 1950 भी आ गया, इसलिए ये इन्हें कहा गया है। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो TS ठाकुर ने ली, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप याद कर लीजिएगा। CJI हमारे कौन है इस समय, और कितने जो है न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय, हमारे कितने उच्च न्यायालय हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। 33+1 शायद होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, 33 न्यायाधीश होते हैं, 1 CJI होता है। ठीक है, तो ये सब, 25 जो है हमारे हाई कोर्ट है, ये भी है। ये सब आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और इस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम याद कर लेना, मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, चाहूँ तो बता दूँ, और जिससे कि आप सर्च करें, ढूंढने की आपको खुद आदत हो, खोज करने की, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और याद कर पाएँ। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? हम भारत का जब नक्शा बनाते हैं ऐसे करके पूरा, तो उसमें जो इस तरह से पूरा इस तरह का नक्शा जो बनता है, हम बनाते हैं पूरा यहाँ पर। तो ये क्या है? ये पूरा हमारा उत्तर का है, ये दक्षिण का है, ये पूरब का है, ये पश्चिम का है। ये चारों छोर होते हैं, इनकी पूरी दूरी कितनी है वो याद कर लेना। और ये कौन सा है, ये कौन सा है? तो इंदिरा कॉल यहाँ है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है। यहाँ कौन सा है? यहाँ पे जो है हमारा किविथु है, यहाँ गौहर मोती है ना, यही तो है, 4 पॉइंट हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा सबसे दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, पूर्वी सबसे ऊपर वाला इंदिरा कॉल है। किविथु देखो पूर्वी छोर है, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में, और गौहर मोती गुजरात में है, ये हमारा पश्चिमी छोर है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आ गया कि भारत में जहांगीर का शासनकाल कब तक रहा था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। मुगल काल से संबंधित, तो 605 से
627 तक रहा था ये जहांगीर का शासनकाल, इसको याद रखना। और चित्रकला का ये स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। और जबकि शाहजहाँ का जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी के प्रथम रचनाकार थे और हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन गियर सर द्वारा किया गया था। इनका जो प्रसिद्ध नाटक सबसे है अंधेर नगरी और चौपट राजा, इसके साथ साथ भारत दुर्दशा, ठीक है। इसके संबंध में बहुत पहले सीरियल भी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको पता ही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये कौन थे? ये हमारे भारतीय नहीं थे, ठीक है, ये ब्रिटिश थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। 1948 में बने थे, 50 तक ये रहे थे। तुरंत 50 में जो है हमारे राष्ट्रपति बन गए। फिर हमारा जब वो आ गया, क्या आ गया, संविधान लागू हो गया, फिर राष्ट्रपति का पद आ गया तो राष्ट्रपति बन गए हमारे। अब ये बताओगे पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे? और लगातार 2 बार रहे थे, ये भी मैं आपको बताऊँ। तो हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे ये आप बताएंगे, ठीक है। तभी ये जो है गवर्नर जनरल का पद जो था हटा दिया गया था। लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जो है वो तैरता रहता है। ये सिद्धांत किसके आधारित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और 6th 7th 8th में आपने खूब पढ़ा होगा। ये कौन से सिद्धांत पे है? ये आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर है, ठीक है। किसके सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज़ के प्लवन का सिद्धांत है। लोहे की कील जो है डूब जाती है जबकि आप पानी जो है वो जबकि जो है समुद्र में जो जहाज़ है वो नहीं डूबता, क्योंकि जहाज़ क्या है, जितना चौड़ा होता है वो अपनी नीचे घनत्व के अनुसार जो है पानी को हटा देता है। इस तरह से इसमें पूरा नियम है, आप पढ़ के देखना। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन जो थे वो सामान्य हिंदी के हो गए। वो उसके जीएस के हो गए, सामान्य हिंदी नहीं, जीएस 40 इसमें जो थे इसके जो अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे 50 आएंगे आपके जीएस के क्वेश्चन। बताती चल रही हूँ आपको कि वीडियो के री एग्ज़ाम में क्या आएंगे। अब आ गया हमारा रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में पूरा दिया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्य का योग सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है, आप बस ऐसे याद कर लीजिएगा कि एच कौन सी पोजीशन पे है, ABCDEFGH, जो जिस पोजीशन पे है वो इसके नंबर लिख दीजिए और उनको जोड़ लीजिए सबको। किसका सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है उसी को वो सबसे ज़्यादा कीमती होगा। तो यानी कि आप वर्णमाला के सीक्वेंस को भी याद कर लीजिएगा। उसको आप इजोटी, एक है मैंने पिछली भी बार बताया, इजोटी करके याद कर लेना। E 5वें पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पर आता है और Y जो है वो 25 पर आता है, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे तो इसके आगे पीछे के जो बीच बीच में 4 पढ़ रहे हैं इनके, ये आपको अपने आप वहाँ पे जाके याद कर लेंगे। तो अगर इजोटी केवल याद कर लेंगे तो भी आपको वर्णमाला का जो क्रम है पता लग जाएगा संख्यात्मक रूप से। तो इसका उत्तर जो है लंग्स जो है वो अगर संख्यात्मक रूप से देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा इनका मूल्यांकन होगा, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हें मिलेंगे। अब देखिए पासा आ गया। पासा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसमें पूछा कि अंक 2 के विपरीत का फलक कौन सा होगा। तो हम देख लेंगे इसमें 2 कौन से ऐसे पासे हैं जिनके 2 नंबर एक समान हो। तो 3 और 4, 3 और 4। तो इसमें क्या है, इसमें ही देखिए, इसमें ये वाला देखिए, इसमें ये पूरा लिखा है यहाँ पे कि देखो, इसमें यहाँ पे देखो ये लिखा है कि जब 2 पासों के 2 अंक समान हो तो तीसरा अंक भिन्न हो तो तीसरा ही उसके विपरीत होगा। तो 1 और अगर हम 1 और 3 वाला देखें, 1 और 3 वाला पासा देख लो, इसमें 3 4 इसमें भी दिया है, इसमें भी 3 4 दिया है, 1 से दिए हैं तो इन दोनों को हटा दो। 2 और 5 दिया है, 2 और 5 दिया है तो इसका मतलब 2 का अपोजिट कौन सा होगा? 5 होगा। यही तो बता रहे हैं वो कि 2 अंक समान होने काट दो, 2 और 5 बचे तो 2 के अपोजिट पूछा तो 5 होगा, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी होता है दोस्तों। बस आपको रीजनिंग में ऐसा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। रीजनिंग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ही लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कितने शार्प माइंडेड है, कितना आपका क्विक माइंड चलता है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन को यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में बनाया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? तो इसमें देखो ठोस का आयतन कितना 18 है, छोटे घन जो है 3 सेंटीमीटर के बनाए गए हैं तो उसका आयतन जो होगा, आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, LBH होता है। तो इसका पूरा आयतन इतना हो जाएगा, इसका पूरा आयतन इतना हो जाएगा। तो दोनों के आयतन को जो भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा
3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, तीनों 6 आ गए, तीनों 6 को गुणा कर देंगे 216 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा वाला घन होगा उसका जो आयतन होगा वो 216 होगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार था तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 23वीं तारीख को रविवार था, तो इसका मतलब 2 सप्ताह पहले भी 23 तारीख रही होगी। ठीक, वो रविवार रहा होगा। एक सप्ताह में, हर सप्ताह में रविवार आता है, तो रविवार जो है वो क्या है, 2 सप्ताह। अब हमें 4 दिन का खेल रह गया। 4 दिन में क्या करना है? 4 दिन पीछे चले जाएंगे। अब देखना, इसमें 4 दिन पीछे ही गए होंगे। हाँ देखो, 4 दिन पीछे गए हैं। ये है 23 को रविवार, 22, 21, 20 और 19। जो 19 को बुधवार है तो वही बुधवार का दिन होगा। ठीक है, हफ्ता अगर दिया तो एक हफ्ता को अगर बुध है तो अगले हफ्ते भी बुध होगा, पिछले हफ्ते भी बुध रहा होगा, है ना। तो 2 हफ्ते पहले भी बुध रहा होगा। बस 4 दिन का खेल इसमें दिखाना था, तो यानी कि बुधवार रहा होगा। ठीक है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि ये मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा दिखा दिया है। देखो मैं ये खुद भी बना दे रही हूँ। विनोद ने क्या कहा? ये विनोद है। विनोद को चौकोर से दिखाएंगे। मैंने कहा था फीमेल को गोल से दिखाना। एक पिछली वीडियो में आप देखना, विनोद ने कहा, विनोद है ये मेरी पत्नी की माता, यानी कि हमने पत्नी बना ली, उसकी माता भी बना ली, माता की एकमात्र पुत्री बना ली, की पुत्री है। तो माता की एकमात्र पुत्री तो भैया यही है, ये तो 2 पुत्री हो गई, फिर तो इसे काट दो। पुत्री की पुत्री है, पुत्री की पुत्री का मतलब क्या हुआ? ये पत्नी है इनकी, तो इनकी बेटी हुई ना ये, है ना। तो वो कौन हुआ? विनोद। विनोद जो है पिता हुआ। कौन हुआ? विनोद। विनोद लड़की का पिता हुआ। देखो अपने आप ही हमने निकाल के इसमें दिखा दिया। ऐसे ही आपको बस सीक्वेंस बना लेना है, तो आप बना लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे? एक पिता ने अपने पुत्र को जन्म दिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताओ। अब यह कॉमन सी बात है, लड़कों की संख्या x थी, लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, तो x में 2 जोड़ देंगे, 2 ही तो ज़्यादा थी। अब टोटल रुपये कितने खर्च हुए हमारे, यानी कि ऐसे अगर हम लड़के भी जोड़ेंगे और ये लड़कियाँ भी जोड़ देंगे तो हमारे 280 रुपये खर्च हुए। यही तो फार्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये अब लड़कों को उन्होंने कितने दिए थे? 10 रुपये, तो 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे। लड़कियों को उन्होंने कितने दिए थे? 20 रुपये, तो यहाँ हम 20 से गुणा करेंगे, है ना। तो यही यहाँ पे आ गया। देखो लड़के जो थे उनकी 10 से गुणा कर दी और लड़कियाँ जो थी उनकी 20 से, क्योंकि रुपये उन्होंने लड़कियों को 20 दिए, तो टोटल 280 रुपये खर्च हुए। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जब ओपन करेंगे 20x + 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 होता है। फिर जो ये 30x हो जाएंगे, ये 30x और ये 40 को हम जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 240 बचेगा ये जब घटाएंगे, और x को रोक लेंगे और 30 हमारा जब गुणा में था तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि लड़कों की संख्या 8 थी और लड़कियों की संख्या 10 थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया। यदि एक परीक्षा में 5 छात्र थे, ABCDE, सी को B से 5 अंक कम मिले, डी को, तो ये क्वेश्चन जो है इसको भी ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए चलना है। इसमें देखो पूरा दिखाएंगे। सी को 5 अंक कम मिले, डी को इतने मिले, ए को इतने मिले। ये सब इन समीकरणों को क्या करना है, इनने समीकरण 3 से क्या करा, इन्होंने 3 वाली समीकरण ले ली। इस वाली समीकरण में इनका क्या आया? 70 आ गया। ए = 70 आ गया। अब इनने जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें पुट कर देंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। ये गोले वाला है कि 7 बच्चे बोल सकते हैं अंग्रेजी, 15 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, 6 बच्चे पंजाबी बोल सकते हैं, एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो उसे तीनों में दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे 3 खाने अलग अलग दिखा दिए हैं। अब हमने कहा एक व्यक्ति तीनों बोल सकता है, तो हमने ऐसे तीनों में दिखाना होगा। तो इस तरह से इन्होंने इसे सॉल्व किया। पिछली वीडियो में आप देखिएगा, काफ़ी कुछ मैं समझाती हूँ। चलिए, ठीक है। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो मान लो 4:30 हो रहे हैं। 30 मिनट का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ होगी 30 की, मतलब तो ये तो हमारी काय में हो गई, ये पूर्व दिशा थोड़ी है 30 वाली, ये तो हमारी दक्षिण दिशा हो गई है, दक्षिण दिशा में होगी, और ये उत्तर दिशा में होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इसे हम अगर दक्षिण मान ले, यानी कि घड़ी को उल्टा ऐसे करना है कि इसे हमें दक्षिण वाली को हमें पूर्व में ले जाना है। और 4:30 का मतलब क्या होगा कि घड़ी हमारी यहाँ पे होगी। ये यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो ये 5 और 4 के बीच होगी। अब इसे हमें कहाँ लाना है? इसे हमें लाना है इस तरफ। जब हम इसे इस तरफ लाएंगे तो ये भी घूमेगी, है ना। जब हम इसे इस तरफ लाएंगे, इस तरह का है,
तो इसे हम जब इस तरफ लाएंगे तो ये भी इस तरफ जाएगी, तो ये किस तरफ हो जाएगी, ये पूरब है, ये पूरब में बता रहा है ना, तो ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। तो ये क्या में होगी, उत्तर पूरब में होगी, नहीं होगी, तो इसका उत्तर उत्तर पूर्व हो जाएगा। आप अपने आप देख लेना कि ऐसे उत्तर पूर्व उन्होंने दिखाया है। इन्होंने कहा ये पूर्व है, तो पूर्व में हमारी 30 वाली सुई है, तो 4 वाली यहाँ पे जाएगी ना, तो ये उत्तर है हमारा, तो ये उत्तर पूर्व में हो गई। ठीक है, ऐसे ही बस दिमाग लगाना है। यहाँ तार्किक रूप से ये दिखाना है कि इनमें जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या है, तो ये कैलकुलेट करके देख लेना इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप क्विक माइंड से सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इसमें दिखा रहा है। स्क्वायर करने के बाद वेरी गुड, इसमें ये स्क्वायर किया हुआ है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है ना, और 289 कितने का होता है, 289 8 का स्क्वायर, पूरा सबका स्क्वायर है। ऐसे खोल दिया तो वहाँ पे जो स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा उत्तर। ठीक है, और 81वें में भी यही करना है। 81वें में क्या किया है इन्होंने, 5 गुणा 2 है ना, 7 + 3 10 है ना, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 7 3 10, यानी कि 10 दूनी वो 20 दूनी 40 और 3 और 10 40, यानी कि 95 कितने होंगे, 95 दूनी देखो कितने हो रहे हैं, 145, 95 दूनी 145 हो रहे हैं। तो 145 में कितना जोड़ा जाए, वो 95 दूनी जो होंगे, 95 दूनी जितने होंगे उतने ही 145 में जोड़ना होगा। तो 95 दूनी जो भी होगा तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर यहाँ पे सी आएगा, याद रखना। ठीक है, इस तरह से ही सॉल्व करना है। इसमें दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक गलत है, श्रृंखला इनने जो सीक्वेंस बनाया उस सीक्वेंस में एक सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, क्रम जो दिया है, तो इसमें कौन सा बी वाला इसमें दिखा रहा है, 33 जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, 17 में 2 जोड़े तो 19 हो गए, और 20 21 22 23, यानी कि 4 जोड़े हैं 23 हो गए, और 23 में फिर 6 जोड़े हैं, इसमें इन्होंने 2 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं, फिर यहाँ कितने होने चाहिए, 8 जोड़ने चाहिए। 29 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा आना चाहिए, जबकि गलत आ रहा है इसमें, तो इसीलिए ये गलत है क्रम। अब यहाँ पे क्या है, चिन्हों को बदल देना है कि प्लस का अर्थ घटाना माइनस कर दिया, और भाग का अर्थ क्या कर दिया इन्होंने, प्लस कर दिया। प्लस को क्या कर दिया इन्होंने, प्लस को कह दिया चिन्ह यहाँ पे सब बदल दो, और चिन्ह बदलने के बाद उत्तर ये वाला किसका आ रहा है, सेम उत्तर इधर वालों का जिसका जो आ रहा हो वही सही होगी। तो इसमें क्या दिया है, इसमें 203 वाला जो है वो बताया कि जब इनके चिन्ह बदल देंगे तो उत्तर इसका यही आएगा। अब 84 85वें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, जो इन दोनों का जो संबंध है, अब इन दोनों का क्या संबंध होगा, संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 11 का क्या होता है 121 होता है, उसमें 1 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 169 होता है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। इसी बार 290 में बता रहा है 289, तो ऐसे 17 में जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 17 के में तो 289 में 90 हो जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें क्या कह रहा है, 11 के बाद 13 आया 1 छोड़ के, तो 17 में 18 छोड़ के 19 का कर देंगे, 19 का स्क्वायर उसमें 1 जोड़ के जो भी आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको दिमाग लगाते हुए चलना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसलिए दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। जो इन दोनों में संबंध है वो आपको संबंध ज्ञात करना है। अब इसमें +13 जोड़ते हुए जो नंबर अगला आ रहा है अल्फ़ाबेट वो इसमें है, तो इसमें भी आपको +13 करते हुए चलना है। जो आपका नंबर बन जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सी वाला उत्तर बता रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे है। ए और बिंदु ने एक बिंदु के विपरीत दिशाओं में चले थे, ये पूरा इसमें बता रहा है। फिर ये ए जो है इधर चला, फिर ये इधर चले, फिर दूरी पूछ रहे हैं तो दूरी आप बता ही देंगे। 7 किलोमीटर ये है, 7 ये, तो 14 किलोमीटर हो गई। बस आपको चित्र बनाते हुए चलना है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा पूरा ये। ठीक है, जैसे जैसे दोनों मुड़ते गए वैसे वैसे आप कागज़ पे मुड़ते जाइएगा। एक दर्पण को देखने में पता चलता है एनालॉग घड़ी की सुइयाँ 1:30 का समय है, बताओ सही समय क्या है। घड़ी को मतलब आप मिरर इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज वाले जो होते हैं घड़ी वाले वो आप करके देख लीजिएगा। तो सही समय 12 है और 1:20 है, तो 12 का तो 12 ही दिखाएगा, वो 1:20 का 10:30 दिखाता है, 1:30 का तो 10:30 हो रहा है उसमें। ठीक है, 4 छात्राओं को एक चौकोर मेज पर चारों तरफ बैठी हैं। ठीक है, अब 4 छात्राएं हैं, एक मेज पर बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, यानी कि अगर यहाँ पे हमने मंजू बिठा दी तो मंजू के दाईं ओर ये अंजू बैठ जाएगी। बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। मान लीजिए ये यहाँ पे बीना जो है वो कमला के बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे कमला बैठा दो, यहाँ पे बीना बैठा दो अगर, तो ये कमला का बाईं ओर बीना हो गई। तो कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, जबकि कमला, जब देखो
ये क्या है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, तो ये मंजू हो गई, नहीं ये अंजू हो गई, ये मंजू हो गई। अब इसमें ही बता रहे हैं कि कमला बीना कमला के बाईं ओर बैठी है, तो ये हो गई यहाँ पर कमला, ये हो गई वीना। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी किसके, जबकि कमला जो है वो अंजू के बाईं ओर बैठी, डेफिनेटली बाईं ओर बैठेगी, आप देख लोगे। तो कौन सी जो है सामने बैठी हैं, लो हमने ये मिटा भी दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपने सॉल्व कर लिया, यानी कि तो आपको यहाँ पे उत्तर जो है वो मिल जाएगा। ये देखो फिर से हम बना दे रहे हैं, ये एक मेज़ है, मेज़ में यहाँ पे अंजू बैठी है, यहाँ पे मंजू बैठी है, यहाँ पे कौन बैठा था, यहाँ पे देखो ये लिखा है कि कमला के बाईं ओर, तो ये कमला बैठी है, कमला के बाईं ओर वीना बैठी है। तो आमने सामने कौन बैठी है, कमला और मंजू, और वीना और अंजू, यही तो है। तो यहाँ पे वीना और अंजू और कमला और मंजू, तो वीना अंजू कमला मंजू, तो ये उत्तर होगा, और तो कोई इसमें बन ही नहीं रहा। तो कमला और मंजू आमने सामने बैठी हैं, डी होगा इसका डेफिनेटली। देखो डी निकला, ये सीक्वेंस बनाया, यही हमने बनाया था। तो और कुछ नहीं है इनमें ऐसा। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, त्रिभुज वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 12 है, 2 त्रिभुज मिलकर। तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज, पूरा त्रिभुज सब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब इसमें क्या लिखा है, 2 त्रिभुजों को मिलकर बने हैं जो, तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, 4 त्रिभुज हो गए। इसके बाद एक त्रिभुज ये है, 5 6 7 8 हो गए। तो ऐसे करके दिखा रहे हैं 8 त्रिभुज ये हो गए। तो पूरे त्रिभुज हो गए, 20 बता दिए। तो देख के ही हमने बता दिया, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लग रही है। एक झुंड में कुछ गाय और कुछ बैल और 45 मुर्गियाँ हैं, 15 जानवरों की एक ग्वाला रखवाला कर रहा है। बैलों की संख्या गायों की संख्या से दोगुनी है। तो सिरों की इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो वाली शॉर्ट ट्रिक करके आप कर लेना और इसमें आप हो जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने ये तो कैलकुलेट किया है, ठीक है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इतना लंबा किया, आप किसी की देख लेना। अब वो जानवरों के पैर और सिर वाली, ठीक है। तो ये जो है देखिए दोस्तों, ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पे 90 क्वेश्चन थे, ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये, वैसे 100 क्वेश्चन आते हैं पूरे, लेकिन इसमें जो थे 90 ही क्वेश्चन थे। ये पुरानी जो है वो पुराना पेपर है। वैसे आप याद रखना, 50 आपके हिंदी के आएंगे, 50 ही रीजनिंग के आएंगे और 50 ही आपके जीएस के आएंगे। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। माइनस मार्किंग भी है, लेकिन माइनस मार्किंग का भी पता नहीं चल पा रहा है कि 1/4 है कि 1/2। 1/2 तो मुझे समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हो गई 1/2 तो भाई, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह की जो वीडियो है और भी हैं वो मैं चैनल पर लेकर आऊँगी। मैं 2 ऑलरेडी इस टाइप की वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पर। और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। सब्सक्रिप्शन से बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बच्चों के लिए कुछ अच्छा मटेरियल दे रही हूँ, उनकी परीक्षा में पास होने लायक मटेरियल दे रही हूँ, जिससे कि मैं आगे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार की, या कुछ नया अपडेट लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए नमस्कार।